ये सब सर महाभारत श्रेणी से निकलती है सर। अच्छा, बहुत बढ़िया। आप हमें यह बताएंगे कि आपने इतिहास का अध्ययन किया है, इतिहास का प्रशासन में यस क्या सर। उपयोगिता होगा? सर इतिहास का प्रशासन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है कि जो जितनी हमारी समस्याएं हैं उसका जड़ कहीं न कहीं हमें इतिहास में ही दिखाई देता है। अगर हम गरीबी की ही बात करें जो वर्तमान में बिहार की सबसे बड़ी समस्या है, तो इसके लिए हम अगर औपनिवेशिक काल को देखें तो हमारा जो वर्तमान में जो वहाँ पे भू राजस्व व्यवस्था थी उसको सबसे मुख्य माना जाता है बिहार में गरीबी के लिए, जिसमें हमने जमींदारी व्यवस्था या अस्थायी बंदोबस्त की बात करते हैं जो भूमि के संकेंद्रण को जन्म देता है और इसके साथ ही वंचना को भी जन्म देता है, जो बिहार में गरीबी का और सामंती समाज के जन्म होने का एक सबसे बड़ा कारण। तो इस तरह के सर हम अगर सांप्रदायिकता की बात करें या फिर हम अपने जो सांस्कृतिक विरासत की बात करें, उसके कल्चरल हेरिटेज की बात करें, हम जो अपने सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक विकास है उसके संदर्भ में अगर हमें जानना है तो इस सब तमाम जानकारियों का स्रोत सर इतिहास ही। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, इतिहास में अभी आपने बताया कि औपनिवेशिक विरासत का भी अध्ययन होता है। ये औपनिवेशिक विरासत में योगदान के पक्ष को बताइए कि उपनिवेश से भारतीय क्षेत्र में क्या योगदान मिला, अंग्रेज़ों का क्या सर योगदान था भारतीय प्रशासन के संदर्भ में, मुख्य रूप से सर बताइए। सर जो सबसे महत्वपूर्ण योगदान है अगर राजनीतिक स्तर पर देखा जाए तो डेमोक्रेसी का इम्प्लीमेंटेशन सर आधुनिक स्तर पर ब्रिटिश काल में ही होता है। अच्छा, और अगर भौगोलिक स्तर पर देखा जाए तो भौगोलिक स्तर पर अगर देखा जाए तो एक एकीकृत भारत की जो संकल्पना पूर्व में की गई थी उसका जो पूर्णतः रूप इसी समय सामने आता है सर, ब्रिटिश औपनिवेशिक एरा में ही सामने आता है। आर्थिक स्तर पर हमारा एकीकरण होता है, सांस्कृतिक और सामाजिक स्तर पर भी हम एकीकृत होते हैं, विशेषकर यातायात के साधनों का जब विकास होता है तो पूरा भारत एक एकीकृत राष्ट्र के रूप में जन्म होता है ब्रिटिश एरा में ही सर। अच्छा, बहुत साथ ही बढ़िया। साथ हमारे आधुनिक प्रशासनिक व्यवस्था की बात करें, जो दलीय व्यवस्था है, ये तमाम सर ब्रिटिश औपनिवेशिक काल का ही देन है। ब्रिटिश समाज का 3 सामाजिक प्रभाव बताइए नकारात्मक संदर्भ में। एक तो सर जो हमारे परंपरागत जो व्यवस्था थी, जो हमारी स्थानीय व्यवस्था, यानी कहते हैं कि स्थानीय स्तर पर जो हम आत्मनिर्भर थे उसको इसके द्वारा खंडित कर दिया गया ब्रिटिश शासन व्यवस्था के द्वारा, कि जो हमारा जजमानी व्यवस्था था जो अब लगभग छिन्न भिन्न हो गया, जो एक आत्मनिर्भर हमारे समाज की और परस्पर जो सोशल बाउंडेशन की हम बात करते हैं वो यहाँ से टूटना शुरू हो जाता है। दूसरी बात करते हैं कि शिक्षा और स्वास्थ्य के स्तर पर भी देखा जाए तो जितना कार्य होना चाहिए, विशेषकर हमारे परंपरागत शिक्षा जो थे या वैदिक शिक्षा जो हम पूर्व से उसके साथ जीते आए थे उसमें हम पिछड़ते चले जाते हैं और यह पिछड़ापन और हमारे जो सांस्कृतिक या ऐतिहासिक विरासत है उसको धूमिल करने का कार्य करता है। तीसरा अगर देखें तो गरीबी है, जो महिलाओं के पिछड़ेपन की बात है, इन तमाम संदर्भों में सर ब्रिटिश की जो शासन व्यवस्था थी उसकी सीमाएं। अच्छा, कोरोना का सामाजिक प्रभाव क्या देखते हैं? सर कोरोना का सामाजिक प्रभाव को सकारात्मक और नकारात्मक दोनों रूपों में देखा जा सकता है। जैसे जब हम सकारात्मक रूप से बात करते हैं तो एक परिवार के स्तर पर अगर देखा जाए तो हम जानते हैं कि परिवार जो पहले अगर एकल परिवार की बात करें तो जो वर्किंग फैमिली है उसमें देखते हैं कि परिवार अपने लिए और अपने फैमिली के लिए समय नहीं दे पाता, लेकिन इस दौरान उसको समय मिलता है और वो एक दूसरे को जानते हैं, अपने बच्चों के प्रति जो उनका क्या दायित्व है, क्या कर्तव्य है, उसके निर्वहन में वो ध्यान देते हैं। तो एक सकारात्मक स्तर पर यहाँ पे पारिवारिक स्तर पर हमें दिखाई देता है। उसके अलावा हम देखते हैं कि जो इसका सकारात्मक प्रभाव ये है कि आत्मसंयम और आत्म नियंत्रण की जो बात है इसको हम यहाँ पर देख सकते हैं सामाजिक स्तर और पारिवारिक स्तर पर, कि हमें मिनिमम में कैसे मैक्सिमम आउटपुट देना है। ये सकारात्मक चीजें यहाँ पर हुई। अगर नकारात्मक संदर्भों में देखा जाए तो एक तो एकाकीपन की जो संकल्पना है, एकाकीपन यहाँ पर जन्म लेता है, विशेषकर जो साइकोलॉजिकल प्रेशर के कारण बहुत सारे जो मनोवैज्ञानिक जो समस्याएं हैं वो यहाँ जन्म लेती है। और साथ ही साथ जो सोशल बॉन्डिंग की जो संकल्पना थी भारत में, एक कहता है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, इस संकल्पना को भी कहीं न कहीं यहाँ पे चोट पहुंचती है। बहुत बढ़िया। मैजिनी, गैरिबाल्डी,
बिस्मार्क, इस तीनों को इतिहास में यस आप किस रूप में देखते हैं? सर, ये विश्व इतिहास का एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है और इन्होंने इटली और जर्मनी के एकीकरण में सर महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था इनके द्वारा। रूसो और प्लूटो के विषय में आप क्या जानते हैं? सर, ये बहुत बड़े राजनीतिक चिंतक थे और सर इसके विषय में अभी सर पूर्ण रूप में जानकारी नहीं है मुझे। अच्छा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अच्छा, आपने आपने वैकल्पिक विषय में मैथिली लिया है। यस सर। मैथिली का इतिहास क्या है? सर, मैथिली के अगर भाषा के स्तर पर ऐतिहासिक विकास क्रम को देखा जाए तो यह मानुषी भाषा के रूप में सबसे पहले रामायण, वाल्मीकि रामायण में प्रयोग हुआ है इसका, और इसे कहा गया कि मानुषी भाषा यानी मिथिला क्षेत्र की भाषा है ये मानुषी भाषा। वहाँ से इसका विकास होता है। और जब हम साइंटिफिक रूप से अगर देखा जाए तो आर्य भाषा समूह के तहत भारतीय आर्य के जो प्राकृत और प्राच्य समूह है उसका एक सर महत्वपूर्ण भाषा है ये, और विशेषकर पूर्वी क्षेत्र में जिसमें बंगला है, उड़िया है, असमिया है, मगही और मैथिली आते हैं चित्रों। अच्छा, जब साहित्यिक अगर बात हाँ नहीं, ठीक है, बोलिए बोलिए। साहित्यिक स्तर पर अगर देखा जाए तो पहले शाब्दिक प्रमाण इसके मिलते हैं अमरकोश की टीका वगैरह में, और जो प्रत्यक्ष प्रमाण है वो वर्ण रत्नाकर से मिलता है सर यहाँ लगभग 11वीं सदी के आसपास। बहुत बढ़िया। अच्छा, मैथिली का जो अभी आपने विकास बताया, मैथिली में छंद भी है? यस सर। कितने प्रकार के छंद हैं मैथिली में? सर, छंद के प्रकार तो नहीं पता है मुझे कभी। अच्छा, और कोई इससे जुड़ी? विद्यापति की जो रचनाएं हैं सर वो छंद में है। अच्छा, चौपाई और दोहा में क्या अंतर होता है? सॉरी सर, ये इसके प्रति अब विद्यापति किस छंद में लिखा करते थे कविता को? अच्छा, कोई बात नहीं। मैथिली पर बंगला का और संथाल का क्या प्रभाव पड़ा है? सर, बंगला का सबसे ज्यादा प्रभाव है, और जो पूर्व में अगर हम ग्रेगरसन महोदय की बातों को अगर उनके बुक सर्वे ऑफ लैंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया को देखें तो उनमें यह स्पष्ट उनके द्वारा कहा गया था कि जो बंगला का एक बोली है मैथिली, तो इससे प्रत्यक्ष स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है और प्रत्यक्ष संबंध भी दिखाई देता है, क्योंकि एक तो हम अगर देखें ऐतिहासिक विकास क्रम में एक ही भाषा और उपभाषा समूह से यह निकला हुआ है। दूसरी बात कि जो प्रशासनिक स्तर पर भी देखें तो हम जब उत्तर मुगल काल में जब हम बंगाल शासन के अधीन आते हैं तो उस समय भी एक प्रशासनिक भाषा के रूप में बंगला के प्रभुत्व के कारण एक दूसरे के बीच प्रत्यक्ष संबंध स्थापित होता है। तीसरी बात की जो सांस्कृतिक स्तर पर भी शाक्त समूह की भाषा होने के कारण इस दोनों के बीच प्रत्यक्ष संबंध दिखाई देता है सर। चाहे वो व्याकरणिक स्तर पर हो या सामाजिक सांस्कृतिक स्तर पर हो, दोनों के बीच प्रत्यक्ष संबंध। अभी आपने संथाली की बात करें तो सर, हाँ ठीक है, बोलिए। सॉरी सर, हाँ बोलिए। संथाली में सर एक तो शाब्दिक समानता देखते हैं कि कुछ ऐसे शब्द हैं जैसे ओरचल है, चौथल है, ये जो मैथिली भाषा है उसमें इसका प्रयोग नहीं होता है। जब हम बात करें जो भाषा स्तर के समूह के स्तर पर, तो जहाँ मैथिली आर्य भाषा समूह का भारतीय भाषा परिवार का सदस्य है, वही जो मैथिली है वो अनार्य भाषा परिवार समूह का, संथाली अनार्य भाषा परिवार समूह का सदस्य है। इस कारण दोनों में व्यापक असमानता दिखाई देती है। लेकिन आधुनिक विकास क्रम और जो आपसी जो कहते सांस्कृतिक आदान प्रदान के कारण कुछ समानताओं के तत्व भी इसमें सर दिखाई देते हैं। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट, अब छोटे सर आपसे कुछ जानकारी लेना चाहेंगे। छोटे सर। यस सर। हमारे यहाँ कोरोना के घटना के पश्चात जो भारतीय प्रशासनिक तंत्र है उसके सामने जो चुनौतियां आई उसका वह काफ़ी हद तक सफलीभूत तरीके से निपटारा किया है। सही है या गलत है? मैं थोड़ा क्लू देता हूँ कि जैसे महाराष्ट्र हो, तमिलनाडु हो, केरल हो, क्योंकि सबसे पहले कोरोना का जो मामला आया था वो केरल में आया था, लेकिन सबसे जटिल मामला था महाराष्ट्र में, और उससे भी गंभीर मामला आया दिल्ली में। और अब इसके बाद जो है अभी बिहार जैसे जो प्रांत हैं पॉपुलेशन डेंसिटी की वजह से और
एक अन्य समस्या है, क्योंकि बिहार की एक प्राकृतिक आपदा की समस्या भी रही है जिसका नाम है बाढ़। लेकिन भारतीय प्रशासनिक तंत्र सक्षम है, इसकी प्रशंसा भी की जा रही है। ये बातें सही है या इसमें आप कुछ कहना चाहेंगे, कुछ आलोचना करना चाहेंगे? सर, एक तो प्रशंसा के स्तर पर बात करें तो सर जो उनके द्वारा कार्य किया गया है, हाँ। विशेषकर कोरोना के नियंत्रण में जो उनकी भूमिका है, हाँ। और जिन्हें कोरोना वॉरियर की संज्ञा दी गई थी वर्तमान प्रधानमंत्री के द्वारा, तो इस स्तर पर उनकी प्रशंसा की जानी चाहिए और इनमें उनकी सराहना भी की जानी चाहिए उनके कार्यों की। जहाँ हम लोग अपने घर में बैठकर अपनी सुरक्षा करते थे, वो लोग बाहर में दिन प्रतिदिन 24 घंटे ड्यूटी करके हमारी सुरक्षा या वो जो कोरोना के नियंत्रण के लिए वो प्रयास करते थे। इस स्तर पर उनकी सर जो है सो उनके कार्यों की सराहना और प्रशंसनीय बड़ी प्रशंसा भी उनकी होनी चाहिए। हाँ सर, कुछ नीतिगत स्तर पर जो समस्याएं हैं या जो आधारभूत संरचनाओं के स्तर पर समस्या है, इसके आधार पर जो परिणाम मिलना चाहिए प्रशासनिक स्तर पर मुझे वो नहीं मिल पाया, और इसका परिणाम रहा कि हम कोरोना को बेहतर रूप से नियंत्रित कर पाने में असफल रहे। अच्छा, इस तरह की जो प्राकृतिक आपदा की स्थिति रही है इतिहास में, तो कोई ऐसा काल रहा है जिसमें कि काफ़ी सफल रहा है? कभी ऐसी कोई स्थिति आई है, बीमारी हो, बाढ़ हो, अकाल हो, भुखमरी हो, जिसमें आप कह सकते हैं कि उस समय का प्रशासनिक तंत्र काफ़ी सक्षम था और इस मसले के निपटारा के लिए वो उसने? हाँ, बताइए। जहाँ तक अगर सर आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में देखा जाए तो कुछ जो चक्रवात की जो हमारे पूर्वी छोर पर विशेषकर उड़ीसा आंध्र प्रदेश में आते हैं, उसका सर हमने बेहतर प्रशासन और मैनेजमेंट के साथ हम नियंत्रण करने का कार्य किया और कम से कम हताहतों की संख्या को हमने सुनिश्चित किया। आपदा प्रबंधन जो व्यवहारिक रूप में है वो भारतीय इतिहास में सबसे पहले किस काल में हुई? इसका बेहतर और प्रभावी उपयोग सबसे पहले किस काल में हुआ? आप इतिहास के छात्र हैं सर, किस काल में है और किस रूप में है? स्पष्ट ज्ञान मुझे नहीं है, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं अनुमान लगा सकता हूँ। हाँ बिल्कुल अनुमान लगाइए। शायद सर चाणक्य के जो अर्थशास्त्र है इसमें इसका उल्लेख किया गया है सर। अच्छा, इसके अलावा कुछ एविडेंस है, कोई प्रमाण है? आपके अंदाजा बिल्कुल सही है, बताइए। सॉरी सर, इससे ज्यादा सोहबरा और महास्थान अभिलेख था। कहा गया कि मौर्य काल में अकाल पड़ते थे, अकाल से निपटारा के लिए बड़े बड़े अन्नागार रखे गए। अंग्रेज के ज़माने में भी अकाल हुए, पटना का गोलघर इसका एक एग्जाम्पल है। और मध्यकाल में भी अकाल हुए। आपको याद होगा शाहजहाँ के समय में दक्कन में अकाल हुआ था, और मध्यकालीन भारत में तुगलक के समय में अकाल हुआ था। एमबीटी के समय में सोनधर नामक नया कृषि ऋण दिया गया था जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर है। अच्छी बात है। अच्छा, राजस्व और भू राजस्व और राजकोषीय नीति, तीनों में क्या अंतर है? सर, आपने पहला चॉइस पहला दिया है बिहार प्रशासनिक सेवा। सॉरी सर, राजस्व, भू राजस्व। आपकी पहली वरीयता क्या है? सर मेरी बिहार प्रशासनिक सेवा है सर। राजस्व, भू राजस्व और राजकोषीय नीति, इस तीनों में क्या अंतर है? सर, जो भू राजस्व की अगर बात करें तो जो भूमि के जो का लगान के रूप में जो हम देते हैं उसे भू राजस्व कहा जाता है सर। दूसरी राजस्व सर जो सरकार के द्वारा आय होता है उसको सर राजस्व कहा जाता है। और जो राजकोषीय राजकोषीय नीति सर, इसको जो सरकार के आय और व्यय इसको जो निर्धारित करने के लिए, उसको संतुलित करने के लिए जो नीतियां या पॉलिसी लाई जाती है उसे सर राजकोषीय नीति कहा जाता है। इस तीनों का भारतीय इतिहास में पहली बार उल्लेख कब का है? इस तीनों शब्दावली का व्यवहारिक उपयोग जो है वो किस काल में? सॉरी सर, इसके उत्तरवैदिक काल से शुरू होता है। उत्तरवैदिक काल से शुरू होता है। भू राजस्व भारतीय इतिहास में सकारात्मक भी रहा और अंततः नकारात्मक हो गया। ये जो शब्दावली है यह सकारात्मक भी रहा और नकारात्मक हो गया। ये कैसे हो गया और कहाँ हो गया और कब हो गया? सर, नकारात्मक जो ज़्यादा अगर विस्तार के स्तर पर देख